हेलो गाइस, वेलकम टू समर्थ स्टडी सेंटर। तो आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को ही कंटिन्यू करेंगे जिसे हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास में उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो क्या था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम लोगों ने क्या देख लिया था, इनके बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कब कब मिली ये देख लिया था। इनके नामकरण के बारे में हमने देख लिया था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम है, हड़प्पा सभ्यता है, सिंडोन सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति और कांस्ययुगीन सभ्यता, तो नामकरण को भी देख लिया था। एक नगर के क्या क्या गुण होते हैं जो यहाँ पे थे वो भी हमने यहाँ पे देख लिया था। और हमने इसके कुछ स्थलों के बारे में देखा था जिसमें था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। इनसे क्या क्या साक्ष्य मिले थे वो हमने देख लिए थे। तो आज की क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और स्थल हैं जिनसे और भी साक्ष्य मिले जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो उसी को आगे देखते हैं। तो है आपका चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो की खोज किए थे गोपाल मजूमदार, ये हम पहले ही देख चुके हैं। चन्हुदड़ो के खोज करता है कौन? गोपाल मजूमदार। कहाँ पर है ये? सिंधु नदी के तट पर है, आपके सिंध जिला पाकिस्तान में। चन्हुदड़ो ये भी हम देख चुके थे, तो इसके आगे का हमको देखना है। ठीक, तो चन्हुदड़ो भी हम कल की क्लास में देख चुके थे, आज की क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चन्हुदड़ो क्या था? औद्योगिक नगर था जहाँ से हमने देखा था कि मनका गुड़िया बनाने का कारखाना मिला हुआ था जिसका उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आभूषण में करते थे। और हमने ये भी देखा था कि महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष थे वो भी क्या करते थे, अपनी साज सज्जा का विशेष ध्यान रखते थे। तो अभी हम देखते हैं लोथल। लोथल का मैंने बताया था खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। भोगवा नदी के तट पर है और ये कहाँ पर है? आपका गुजरात में। ये जो लोथल था इसे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापारिक नगर माना जाता है। व्यापारिक नगर इसको माना जाता है। तो व्यापारिक नगर मानने के पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि यहाँ से जहाज और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो जो लोथल है इसे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जहाज और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो जहाज और बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ से व्यापार होता था, व्यापार होता रहा होगा तभी तो यहाँ पे जहाज और बंदरगाह मिले हैं। तो लोथल से जहाज और बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ से जल मार्ग के द्वारा व्यापार होता रहा होगा। अब जल मार्ग से व्यापार हो रहा है। ठीक, तो जल मार्ग से व्यापार हो रहा है यानी कि समुद्र वगैरह से व्यापार किया जा रहा है। तो जब जल मार्ग से व्यापार होगा तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो वो सब चीज़ों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। जैसे कि अगर जल मार्ग से व्यापार किया जा रहा है तो सबसे पहला जो हमको ज़रूरत होगी क्या होगी? दिशा मापक यंत्र। भाई जल में हो, आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? दिशा मापक यंत्र। तो यहाँ से दिशा मापक यंत्र के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, क्योंकि ये लोग जल मार्ग से व्यापार करते थे, पानी में इनका आना जाना था, तो इसीलिए दिशा को जानने के लिए इनके पास दिशा मापक यंत्र मिला है लोथल से। ठीक, ये हो गया। तो ये क्या बताते हैं कि जो लोथल है वो क्या है? व्यापारिक नगर है और इनके पास दिशा मापक यंत्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ये लोग क्या करते थे? रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। ठीक, तो रोम हो गया, मिस्र हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, इनके साथ ये व्यापार करते थे। साथ ही साथ लोथल से फारस की मुद्रा भी मिली है। फारस में जो मुद्रा प्रचलित थी वो मुद्रा कहाँ से मिली है? वो लोथल से मिली है। ठीक, तो ये एक व्यापारिक नगर था, यहाँ से जहाज और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि यहाँ पे जल मार्ग से व्यापार होता था। दिशा मापक यंत्र मिला है। रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया के साथ ये लोग व्यापार करते थे और यहाँ से फारस की मुद्रा मिली है। अब ये लोग जल मार्ग से जब व्यापार करते थे तो इनको काफ़ी लंबे समय तक ट्रैवल करना होता था, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि आज यहाँ से निकले और कल जहाँ जाना है वहाँ पहुँच गए, नहीं, लंबा दूरी इन लोग को तय करना होता था, तो उसमें टाइम भी लगता था। तो अपना समय व्यतीत करने के लिए कौवा और लोमड़ी की कहानियों का चित्र भी ये बनाते थे। ठीक, तो अपना समय व्यतीत करने के लिए कौवा और लोमड़ी की कहानियों का चित्र ये लोग बनाते थे। ठीक, तो ये एक व्यापारिक नगर था जहाँ से दिशा मापक यंत्र मिला है, जहाज और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया से लोग व्यापार करते थे, फारस की मुद्रा मिली है और अपना समय व्यतीत करने के लिए क्या करते थे? कौवा और लोमड़ी की कहानियों का चित्र ये लोग बनाते थे। साथ ही साथ यहाँ से बाट और
तौल, बाट और तौल के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रूफ करती हैं कि जो लोथल था वो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर था। यहाँ से व्यापार होता था। कैसे व्यापार होता था? तो जल मार्ग से व्यापार होता था। दिशा मापक यंत्र यहाँ से मिला है, फारस की मुद्रा मिली है, बाट और तौल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और समय व्यतीत करने के लिए कौवा लोमड़ी की कहानियों का चित्र यहाँ पे अंकित करते थे। तो ये था क्या आपका लोथल। इसके बाद हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये है आपके राजस्थान में घग्गर नदी के तट पे। घग्गर नदी को ही कहा जाता है क्या? सरस्वती नदी। तो नेक्स्ट है आपका कालीबंगा। कालीबंगा ये है आपके राजस्थान में। तो कालीबंगा है आपके राजस्थान में। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो जैसे हमने चन्हुदड़ो को देखा कि चन्हुदड़ो क्या था? एक औद्योगिक नगर था, क्योंकि वहाँ से कारखाने उद्योग मिले हैं। लोथल क्या था? एक व्यापारिक नगर था, क्योंकि यहाँ से जहाज और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो उसी प्रकार ये जो कालीबंगा था, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक नगर माना जाता है। ठीक, तो जिस प्रकार लोथल एक व्यापारिक नगर था, उसी प्रकार जो कालीबंगा है इसे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक नगर माना जाता है, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। धार्मिक नगर माना जा रहा है, यानी कि यहाँ पे धर्म से संबंधित, धर्म कर्मकांड से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले होंगे, इसीलिए तो इसको धार्मिक नगर कहा जा रहा है। तो यहाँ से हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक नगर इसको कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कालीबंगा में भूकंप आता रहा होगा, और उस भूकंप से बचने के लिए यहाँ के लोग हवन करते रहे होंगे, इसीलिए यहाँ से हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ से कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो कालीबंगा के निवासी थे वो कृषि भी करते थे। तो दूसरा अंदाज़ा ये भी लगाया गया कि यहाँ के लोग अगर कृषि करते थे तो हो सकता है पैदावार अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छी हो, उसके लिए लोग क्या करते रहे हो? हवन करते रहे हो। ठीक, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये एक धार्मिक नगर था, क्योंकि यहाँ से हवन कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि भूकंप से बचने के लिए लोग हवन करते रहे होंगे, कृषि में प्रोडक्शन अच्छी हो उसके लिए लोग क्या करते रहे हो? हवन करते रहे हों। यहाँ से सिलबट्टा का भी साक्ष्य मिला है, और यहाँ से जूते हुए खेत भी प्राप्त हुए हैं। तो ये था क्या आपका कालीबंगा, जो कि है राजस्थान में घग्गर या सरस्वती नदी के तट पे, जिसको हम पहले ही देख चुके हैं। घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर यह है। इसे धार्मिक नगर माना जाता है, क्योंकि हवन कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले, कृषि के साक्ष्य मिले, सिलबट्टा और जुते हुए खेत यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये था आपका क्या? कालीबंगा राजस्थान। इसके बाद है बनावली, राखीगढ़ी, हरियाणा। ठीक है, बनावली का भी मैंने बताया था कहाँ पे? हरियाणा में है, और राखीगढ़ी भी कहाँ पे? आपका हरियाणा में है। तो अभी हम देखते हैं बनावली। बनावली है आपके हरियाणा में। ठीक, यहाँ से इसकी खोजकर्ता की अगर बात करें तो खोज किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज किए हैं। ये है आपके फतेहाबाद जिला हरियाणा में। अगर जिला इसका आपसे पूछता है तो यह है फतेहाबाद जिला हरियाणा में, और ये भी है आपके सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर। ठीक, तो बनावली है आपके फतेहाबाद जिला हरियाणा में। फतेहाबाद जिला हरियाणा। खोज करता है आपके रविंद्र सिंह बिष्ट, और ये नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी के तट पर। यहाँ से बारले यानी कि जौ का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बनावली से बारले यानी जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और हल का टेराकोटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बनावली है आपके फतेहाबाद जिला हरियाणा में, जिसकी खोज किए हैं रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यह है आपके सरस्वती नदी के तट पर। यहाँ से बारले यानी जौ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और हल का टेराकोटा यहाँ से प्राप्त हुआ है। यह है आपके बनावली। जो मेन है वो है आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो फैक्ट बनते हैं वो उसी से बनते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आते, ये भी एग्ज़ाम में आते हैं, बट इससे ज़्यादा साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं। तो जितना मिला है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक। और जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम को टफ करना है तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकता है। जैसे स्टेटमेंट दे दिया, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की है, लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की है, धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने की है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। या इसमें पूछ देगा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो नहीं, सारे स्टेटमेंट सही है, कोई सा भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बनावली। एक है आपका धौलावीरा, ये है आपके गुजरात में, धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। ये है आपके गुजरात में। जो धौलावीरा है यहाँ पे जल प्रबंधन बहुत ही अच्छा था, जो वाटर मैनेजमेंट था ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे किया गया था। जैसा हमने पहले ही देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जहाँ पे नगर के सारे गुण मौजूद थे, नालियाँ का निर्माण प्रॉपर तरीके से किया गया था। तो यहाँ पे भी जल प्रबंधन यहाँ पे बहुत अच्छा था। कहाँ? धौलावीरा में। यहाँ पे साइन बोर्ड मिला है। जैसे अभी हम देखते हैं कि रास्तों में साइन बोर्ड लगा होता है कि अगर आपको पचपेड़ी नाका जाना है तो यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट, 5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, ऐसा। तो यहाँ से साइन बोर्ड वैसा कुछ मिला है। 10 अक्षरों वाला शिलालेख मिला है यहाँ से, 10 अक्षरों वाला शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। यहाँ पे शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। स्थापत्य, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि 10 अक्षरों वाला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि साइन बोर्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है आपके धौलावीरा से। आपके एग्जाम में आ सकता है कि शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। तो धौलावीरा है आपके गुजरात में, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, जल प्रबंधन बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं, 10 अक्षरों वाला शिलालेख मिला है और शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी कि आप लोगों को पता ही होगा स्टेडियम क्या होता है, खेल का मैदान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम आपको धौलावीरा से प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से। और धौलावीरा कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। इसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, जल प्रबंधन यहाँ पे बहुत अच्छा है, साइन बोर्ड, 10 अक्षरों वाला शिलालेख, शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला है और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है कहाँ से? धौलावीरा से। तो ये जो मेन हमारे साइट थे जहाँ से जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे वो सारे मैंने बता दिए हैं। अब कुछ फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साइट या स्थल कौन सा है? तो इसको मैंने पहले ही बताया, कौन सा था? मोहनजोदड़ो। क्या था ये? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और ये पहली राजधानी भी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो और ये उसकी पहली राजधानी भी थी। और सेकंड नंबर पे कौन सा था? हड़प्पा, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो और सेकंड नंबर पे हड़प्पा। लेकिन दोनों के दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान में। यह मांटगोमरी जिला पाकिस्तान, यह लरकाना जिला पाकिस्तान, यानी कि दोनों के दोनों भारत में नहीं है। तो एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ठीक। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह है मोहनजोदड़ो और सेकंड नंबर पे हड़प्पा, दोनों पाकिस्तान में है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो भारत में सबसे बड़ा स्थल है आपका राखी गढ़ी। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है।
अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपका क्या, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। कहाँ पर है ये, राखी गढ़ी और बनावली हरियाणा, तो यह है आपके हरियाणा में, ठीक। और दूसरे नंबर पे है धौलावीरा, ठीक। तो अगर पूछता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह राखी गढ़ी, ये है आपके हरियाणा में। लेकिन अगर ऑप्शन में राखी गढ़ी को नहीं दिया है, तब आपको लेना है धौलावीरा, गुजरात, ठीक। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, जो कि है हरियाणा में। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया, तब आपको लेना है धौलावीरा। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। इसको भी याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। और रंगपुर का लोकेशन मैंने पहले ही बताया हुआ है। वैसे ही हमने घोड़े के बारे में देखा था। घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक। घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से। एक है घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी मिली है सुरकोतड़ा, ठीक। और घोड़े की मूर्ति, ये तीनों अलग अलग हैं। घोड़े की मूर्ति ये है लोथल, ठीक। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं, तो घोड़े के दांत मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ पे, पाकिस्तान में। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है, तो हड्डी मिली है सुरकोतड़ा से। इसका लोकेशन भी मैंने बताया है, क्या है ये, गुजरात। सुरकोतड़ा गुजरात में है। और अगर पूछता है घोड़े की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मिली है आपके लोथल से, ये भी कहाँ पे है, गुजरात में। लेकिन एक बात आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ये सब कब के हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले से हैं। क्योंकि अभी हम जब इनके सामाजिक जीवन की बात करेंगे, इनके आर्थिक जीवन की बात करेंगे, तो देखेंगे कि पशुपालन भी करते थे। लेकिन पशुपालन तो ये करते थे, लेकिन गाय और घोड़ा से परिचित नहीं थे, यानी गाय और घोड़ा के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। तो फिर घोड़े के दांत, घोड़े की हड्डी और घोड़े की मूर्ति यहाँ से कैसे मिल रही है, तो इसलिए मिल रही है क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के पहले के हैं। तो घोड़े के दांत मिले हैं मोहनजोदड़ो से, हड्डी मिली है सुरकोतड़ा से, और मूर्ति मिली है लोथल से। ये हो गए फैक्ट आपके कुछ। अब हम देखते हैं इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की। सामाजिक जीवन की अगर हम इनकी बात करें, तो यहाँ पे जो परिवार थे वो एकल परिवार और संयुक्त परिवार दोनों थे। अब हमने जितने भी स्थल से जो जो हमको साक्ष्य मिला है, उन्हीं के आधार पे हम इनके सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की बात करने वाले हैं, ठीक। तो इनके जो परिवार थे वो एकल और संयुक्त परिवार दोनों होते थे। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो एकल और संयुक्त परिवार दोनों समाज में होते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार थे। जो समाज था ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। अब इसको मातृसत्तात्मक सभ्यता कैसे बोल रहे हैं, जैसे अगर अभी हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या है, पुरुष प्रधान समाज है या पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, पितृ नहीं था। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न क्या है, जब हम हड़प्पा पढ़ रहे थे तो मैंने यहाँ पे बताया था कि हड़प्पा से एक मृण मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको ये लोग उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। दूसरा, हड़प्पा से क्या मिला था, बड़ी संख्या में मिट्टी की स्त्री की मूर्ति मिली थी, जिसको ये लोग प्रकृति देवी, पृथ्वी देवी या मातृ देवी के रूप में उसकी पूजा करते थे। तो ये सब साक्ष्यों से क्या पता चलता है कि यहाँ का जो समाज था कैसा था, मातृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पे पुरुष प्रधान समाज यहाँ पे नहीं था, ठीक। तो परिवार कैसे थे, एकल और संयुक्त परिवार दोनों थे।
जो समाज था वो मातृसत्तात्मक सभ्यता यहाँ पे थी। यहाँ पे मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे, मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या करते थे, चौपड़ या पासा खेलना, चौपड़ पासा खेलना या पशु पक्षी को आपस में लड़ाने का काम ये लोग करते थे। जैसे अभी भी हम देखते हैं बैल लोग का दौड़ कराया जाता है, तो उस तरह का पशु पक्षियों को लड़ाने वाला मतलब वैसा काम ये लोग करते थे। ठीक, तो परिवार एकल और संयुक्त परिवार दोनों था। समाज मातृसत्तात्मक थी और मनोरंजन के साधन यहाँ पे उपलब्ध थे। तो टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए चौपड़ या पासा खेलना या पशु पक्षियों को आपस में लड़ाने का काम ये करते थे। हमने यहाँ पे देखा कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन हमने क्या देखा था कि अमीर गरीब का वर्ग विभाजन यहाँ पे था। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न भी हमने देखा था कि जो अमीर थे वो कहाँ रहते, दुर्ग नगर फोर्ट सिटी में रह रहे थे, अलग रह रहे थे, और जो गरीब थे वो कहाँ रहते, निचले शहर में रह रहे थे। तो यहाँ पे अमीर गरीब का वर्ग विभाजन यहाँ पे था। तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अमीर गरीब का वर्ग विभाजन यहाँ पे था। फिर हमने देखा कि यहाँ से प्रसाधन सामग्री, यानी हमने देखा था क्या, कंघी, दर्पण, लिपस्टिक, ये सब के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो अपने साज सज्जा पे विशेष ध्यान देते थे। ठीक, इसके क्या क्या साक्ष्य हैं, जैसे हमने देखा था चनूदड़ों से क्या हुआ था, मनका और गुड़िया बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था, जिसका उपयोग ये लोग आभूषण बनाने में करते थे। ठीक, और हमने साथ ही साथ ये देखा था कि वहीं से चनूदड़ों से कंघी, दर्पण, लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले थे। तो इससे क्या पता चलता है, ये लोग अपनी साज सज्जा पे विशेष ध्यान देते थे। और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी क्या करते थे, आभूषण धारण करते थे। ठीक, तो एक ये हो गया। दूसरा, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ये लोग करते थे। तो इनका समाज कैसा था, एकल और संयुक्त परिवार दोनों थे। मातृसत्तात्मक यहाँ पे सभ्यता थी। मनोरंजन के साधन यहाँ पे उपलब्ध थे। तो अपना एंटरटेनमेंट के लिए लोग चौपड़ या पासा खेलना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाने का काम ये लोग करते थे। वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन अमीर गरीब का जो वर्ग विभाजन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि अमीर अलग रहते थे और गरीब अलग रहते थे। प्रसाधन सामग्री, कंघी, दर्पण, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि अपनी साज सज्जा पे विशेष ध्यान देते थे। और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ये लोग करते थे। तो अगर मेंस में आपको लिखने को आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन का वर्णन करिए, तो आप ये सब लिख सकते हैं और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। अमीर गरीब को कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई जो प्रत्येक स्थल था, जो प्रत्येक शहर था, वो दो पार्ट में डिवाइड था। एक था पश्चिमी ऊपरी हिस्सा, जहाँ पे कौन रहता था, शासक या पुरोहित वर्ग, और दूसरा था पूर्वी निचला हिस्सा, जहाँ पे कौन रहते थे, श्रमिक या व्यापारी वर्ग। तो इससे क्या पता चलता है कि अमीर अलग रहते थे, गरीब अलग रहते थे। तो वहाँ से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसको अगर प्रूफ करने के लिए है तो आप चनूदड़ों से प्रूफ करेंगे कि एक औद्योगिक नगर था, मनका गुड़िया बनाने का कारखाना वहाँ पे था, वहाँ से कंघी, दर्पण, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अपने साज सज्जा पे विशेष ध्यान देते थे और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। आया कि मातृसत्तात्मक सभ्यता थी कौन, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रूफ करो। तो उसके लिए भी आपके पास पॉइंट है कि हड़प्पा से एक मृण मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे वो लोग उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हड़प्पा से क्या हुआ है, मिट्टी की बड़ी संख्या में स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसको ये लोग प्रकृति देवी, पितृ देवी या मातृ देवी के रूप में पूजते थे। तो ये है इनका क्या, सामाजिक जीवन। तो हर एक पॉइंट को आप अपने फैक्ट से प्रूफ कर सकते हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की। अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो ये तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, ठीक, तो ये लोग तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास करते थे। तंत्र मंत्र जादू टोना पे लोग विश्वास करते थे। साथ ही साथ ये लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और इसीलिए जब कभी किसी इंसान की डेथ होती थी तो अंतिम संस्कार के लिए 3 तरीके अपनाए जाते थे।
अंतिम संस्कार के लिए 3 तरीके अपनाए जाते थे। एक था पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। ठीक, तो ये लोग तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, और जब किसी की डेथ होती थी तो अंतिम संस्कार के 3 तरीके अपनाए जाते थे, पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। पूर्ण शवाधान जैसा कि, और ये जो 3 तरीके हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ रहे हैं, ये 3 तरीके आज भी वर्तमान में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे पूर्ण शवाधान यानी कंप्लीट बॉडी को जमीन में दफना देना। ये किस में होता है? अगर हम अभी वर्तमान में बात करें तो ये होता है मुस्लिम और ईसाई धर्म में, है ना। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बॉडी को कंप्लीट जमीन में दफना दिया जाता है। तो पूर्ण शवाधान का मतलब होता है बॉडी को कंप्लीट जमीन में दफना देना, जो वर्तमान में मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग इसको अपनाते हैं। दाह संस्कार का मतलब होता है जलाना, जो हमको आज वर्तमान में हिंदू धर्म में दिखाई देता है। हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं? बॉडी को जला देते हैं। तीसरा है आंशिक शवाधान। इसमें क्या होता है? जब भी किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो पहले उसको जंगल वगैरह में, खुले जगह में उस बॉडी को छोड़ दिया जाता है, ये बोल के कि उस जंगल में रहने वाले पशु पक्षी पहले क्या करेंगे? उस बॉडी को नोच खाएंगे। उसके बाद जो बॉडी बचती है उसके साथ आगे का क्रियाक्रम किया जाता है। तो ये होता है आंशिक शवाधान, जो वर्तमान में पारसी लोगों में देखने को मिलता है। तो जब कभी किसी की डेथ होती है तो पहले बॉडी को जंगल में छोड़ दिया जाता है, पशु पक्षी उसको नोच खाते हैं, उसके बाद जो बॉडी बचती है, जो भी पार्ट बच जाता है, उसका फिर ये लोग आगे क्रियाक्रम करते हैं। तो ये 3 तरीके सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थे, जो आज वर्तमान में भी हमको यही 3 तरीके दिखाई देते हैं। पूर्ण शवाधान आपको वर्तमान में दिखाई देता है मुस्लिम और ईसाई धर्म में, दाह संस्कार आपको वर्तमान में दिखाई देता है हिंदू धर्म में, और आंशिक शवाधान आपको दिखाई देता है वर्तमान में पारसी धर्म में। ठीक, तो ये लोग क्या थे? तंत्र मंत्र जादू टोना में बिलीव करते थे, पुनर्जन्म में बिलीव करते थे, और अंतिम संस्कार के लिए ये 3 तरीके अपनाए जाते थे। यहाँ पे मंदिरों के साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं, मंदिरों के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक, ईश्वर की आराधना, यहाँ पे जो लोग थे वो ईश्वर की आराधना पशु पक्षी और वृक्ष, पशु पक्षी और वृक्ष, इन 3 रूपों में करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो ईश्वर की आराधना पशु पक्षी और वृक्ष तीनों रूपों में करते थे। मंदिरों के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। फिर वो भी हम लिख सकते हैं कि उर्वरता की देवी, उसकी पूजा की जाती थी, पृथ्वी देवी, प्रकृति देवी, मातृ देवी की यहाँ पे पूजा की जाती थी। यहाँ पे जो सबसे प्रमुख पशु था वो था कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल। प्रमुख पक्षी यहाँ पे था फाकता पक्षी, प्रमुख पक्षी यहाँ पे था फाकता पक्षी, और प्रमुख वृक्ष यहाँ पे था पीपल, प्रमुख वृक्ष यहाँ पे था पीपल। तो ये था क्या? इनका धार्मिक, तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। तो ये लोग तंत्र मंत्र जादू टोना में बिलीव करते थे, पुनर्जन्म में भी बिलीव करते थे, इसीलिए अंतिम संस्कार के लिए ये 3 तरीके अपनाए जाते थे। मंदिरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। ईश्वर की आराधना लोग पशु पक्षी और वृक्ष इन 3 रूपों में करते थे। प्रमुख पशु यहाँ पे था कुबड़ वाला बैल, प्रमुख पक्षी थी यहाँ पे फाकता पक्षी, और प्रमुख वृक्ष था यहाँ पे पीपल वृक्ष। तो ये था क्या? इनका धार्मिक जीवन। अब हम बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन की यानी कि ये अपना दैनिक जो जीवन था वो कैसे चलाते थे, अपना जीवन निर्वाह ये कैसे करते थे। तो इनका आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन यानी कि अपना जीवन यापन ये कैसे करते थे। तो इनके उन्नति का, आर्थिक उन्नति का जो मुख्य कारण था वो था कृषि और व्यापार। ठीक, तो अगर हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो इनके जीवन यापन का जो मुख्य आधार था वो क्या था? कृषि और व्यापार। तो जैसे हम कृषि की बात करें तो हमने पहले ही देख लिया है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहली बार क्या किया था, कपास की खेती करना आरंभ किया था। तो इसको याद रखेंगे कि कपास की खेती करना सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही आरंभ किया था। और यूनानी लोग इस कपास को क्या कहते थे, सिंडोन कहते थे, और इसीलिए उन्होंने सभ्यता को क्या कह दिया, सिंडोन सभ्यता। ठीक, तो कपास की खेती करना सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही आरंभ किया था और इसलिए ये सिंडोन सभ्यता भी कहलाई। और जैसा कि हमको पहले ही पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं वो सारे कहाँ मिले, नदियों के तट पे। तो यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, पानी वगैरह की कोई कमी यहाँ पे नहीं थी क्योंकि सारे स्थल तो नदियों के तट पे ही थे, सिंधु नदी, रावी नदी, घग्गर नदी। ठीक, तो सिंचाई व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत अच्छी थी। और ये लोग तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग कृषि कार्य में करते थे। ठीक, तो तांबे और कांसे की खोज यहाँ पे हो चुकी थी, हमने देखा था। तांबा और टिन को मिला करके कांसे का निर्माण करना सीख चुके थे। तो तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग ये लोग कृषि में करने लगे। दूसरा है व्यापार। तो व्यापार में जैसे कि यहाँ पे जो व्यापार है वो आंतरिक और बाह्य दोनों मार्ग से होता था, है ना। आंतरिक मार्ग से और बाह्य मार्ग से दोनों से व्यापार होता था। जो व्यापार है वो आंतरिक और बाह्य मार्ग दोनों से होता था। तो आंतरिक होता था स्थल मार्ग से, आंतरिक व्यापार होता था स्थल मार्ग से, बैलगाड़ी के माध्यम से। बैलगाड़ी के माध्यम से स्थल मार्ग से लोग व्यापार करते थे। और बाह्य व्यापार की बात करें तो ये जल मार्ग से होता था, जहाज और बंदरगाह के हेल्प से। तो आंतरिक व्यापार स्थल मार्ग से होता था, बैलगाड़ी से, और बाह्य व्यापार होता था जल मार्ग से, जहाज या बंदरगाह के मदद से। और व्यापार का पहले ही देख लिए कि रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया के साथ ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो व्यापार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हम आपको अगर इसको प्रूफ करना तो आप लोथल को उठाएंगे कि जो लोथल था भोगवा नदी के तट पे था गुजरात में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, एक व्यापारिक नगर था। क्यों, क्योंकि वहाँ से जहाज और बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, दिशा मापक यंत्र मिला है, व्यापारिक नगर था तो वहाँ से बाट और तौल के साक्ष्य मिले, फारस की मुद्रा मिली है। तो ये सब चीज़ क्या प्रूफ करती है, ये प्रूफ करती है कि यहाँ पे व्यापार होता था। तो अगर आपके पास मेंस में आंसर राइटिंग करने को आता है कि इनके आर्थिक जीवन को आप समझाइए या क्या था बेसिक आधार क्या था इनके जीवन यापन का, तो आप किसको बताएंगे, कृषि और व्यापार को। तो कृषि के लिए क्या बताएंगे, कपास, सिंडोन सभ्यता। और कृषि के लिए आप कालीबंगा को भी यूज़ कर सकते हैं कि जो कालीबंगा था वहाँ से हमको कृषि के साक्ष्य मिले हैं और प्रोडक्शन अच्छी हो इसके लिए लोग क्या करते थे, हवन करते थे, और वहाँ से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हैं, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा व्यापार है, तो व्यापार को आप कहाँ से प्रूव कर सकते हैं, आप लोथल से प्रूव कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से जहाज और बंदरगाह के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। तो आंतरिक व्यापार यहाँ पे होता था स्थल मार्ग से, बैलगाड़ी के माध्यम से, और बाह्य व्यापार होता था जल मार्ग से, जहाज और बंदरगाह के हेल्प से। कौन से देशों के साथ होता था, तो रोम के साथ होता था, मिस्र के साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था। ठीक, तो ये हो गया। मेसोपोटामिया के जो लोग थे मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहकर पुकारते थे। तो इसको भी याद रखेंगे कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहकर संबोधित करते थे। व्यापार में एक दो चीज़ें और बतानी हैं। ठीक, तो आर्थिक जीवन का आधार क्या थी, कृषि और व्यापार। कृषि क्योंकि नदियों के तट पर बसे थे तो सिंचाई वगैरह की कोई दिक्कत थी ही नहीं। तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग ये लोग कृषि के लिए करने लगे। सर्वप्रथम कपास की खेती आरंभ की, इसलिए सिंडोन सभ्यता ये कहलाई। व्यापार आंतरिक मार्ग से और बाह्य मार्ग दोनों से व्यापार होता था। आप लोथल में जो साक्ष्य मिले उनसे इसको प्रूफ कर सकते हैं। रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया से व्यापार ये लोग करते थे और फारस की मुद्रा मिली है लोथल से। और मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहकर संबोधित करते थे। यहाँ पे व्यापार की हम अगर बात करें तो यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम यहाँ पे था। जैसे अगर हम अभी वर्तमान में बात करें, अगर हमको कोई सामान खरीदना है और हम दुकान जाते हैं तो हम दुकान वाले को क्या देते हैं, पैसा देते हैं, तो उसके बदले में वो हमको सामान देता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई सामान खरीदनी है
तो सामान के बदले यहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ता, बल्कि सामान के बदले आप सामान देते हो। जैसे आप 1 किलो गेहूँ दे के 1 किलो चावल आपने खरीद लिया, ठीक। अगर अभी हमको चावल खरीदना है तो हम जाके पैसा देंगे और चावल खरीदेंगे, लेकिन इस टाइम पे क्या होता था, सामान के बदले सामान दिया जाता था। अगर आपको गेहूँ खरीदना है तो आप चावल दे के गेहूँ खरीद सकते हैं। तो ये होता है क्या, वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। तो ये सिस्टम थी कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में। दूसरा, यहाँ पे दशमलव प्रणाली थी। दशमलव प्रणाली का प्रचलन यहाँ पे था। और यहाँ पे माप तौल की जो इकाई थी, माप तौल की जो इकाई थी वो 16 के मल्टीपल में थी। माप तौल की जो इकाई थी वो 16 के गुणक या मल्टीपल में थी। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम अभी बात करें 1 दर्जन, अगर मैं बोलूँ 1 दर्जन पेन, तो उसका मतलब क्या होगा, 12 पेन। मैं बोलूँ 1 दर्जन ऑरेंज, यानी कि 12 ऑरेंज, तो 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 12। और मैं 2 बोलूँ तो 2 दर्जन बोलूँ तो 12 दूनी 24, 3 बोलूँ तो 12 ते 36, यानी 12 का मल्टीपल, 12 का गुणक होते जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे जो माप तौल की इकाई थी वो 16 के मल्टीपल में थी, 16 के मल्टीपल में थी। 16 कम 16, 16 दूनी 32, ऐसा। तो जैसे अभी 1 दर्जन का मतलब होता है 12, वैसे यहाँ पे माप तौल की इकाई थी जो कि 16 के मल्टीपल में होती थी। तो ये था क्या इनका आर्थिक जीवन, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम यहाँ पे था, सामान के बदले सामान, दशमलव प्रणाली का प्रचलन यहाँ पे था, और माप तौल की जो इकाई थी वो 16 के मल्टीपल में होती थी। कर्नाटक में एक खदान है जिसका नाम है कोलार खान। कर्नाटक में खदान है जिसका नाम है कोलार खान। यहाँ से ये लोग सोना निर्यात करते थे, मतलब यहाँ से सोना बाहर भेजा जाता था। तो कर्नाटक का कोलार खान है, यहाँ से लोग सोने का निर्यात करते थे, यानी कि कर्नाटक से सोना निकाल के बाहर भेजा जाता था। राजस्थान में है खेतड़ी, राजस्थान में है खेतड़ी। इस खेतड़ी से ये लोग तांबे का व्यापार करते थे। खेतड़ी जो है आज भी तांबे के लिए फेमस है, तो उस टाइम पे भी यहाँ से लोग तांबा निकाल के बाहर इसको निर्यात करते थे। तो ये है क्या इनका आर्थिक जीवन। तो सामाजिक जीवन हम देख लिए, धार्मिक जीवन हम देख लिए, और हमने आर्थिक जीवन भी इनका देख लिया। अब अगर हम बात करें इनके राजनीतिक जीवन की, तो राजनीतिक जीवन का ऐसा कुछ खास हमको साक्ष्य मिलता नहीं है कि यहाँ पे कैसा था। बस मैंने मोहनजोदड़ो में क्या था कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। यानी कि अगर हम राजनीति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में हमको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है। बस मोहनजोदड़ो के बारे में मिलता है कि वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी कि जनता का वहाँ पे शासन था। ठीक, तो इनके राजनीतिक जीवन के बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, बस मोहनजोदड़ो के बारे में मिलता है कि वहाँ पे जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी जनता का शासन था। लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे व्यापार बहुत अच्छे से होता था। तो हो सकता है अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे व्यापारी वर्ग क्या होगा, थोड़ा सा डोमिनेंट रहा होगा। व्यापारी वर्ग का जो डोमिनेंस है वो शायद यहाँ पे रहा होगा। क्यों? क्योंकि व्यापार यहाँ पे बहुत अच्छे से होता था। तो हो सकता है ना, सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया है कि व्यापारी वर्ग का डोमिनेंस यहाँ पे रहा होगा या उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा रहा होगा। तो राजनीतिक जीवन का यहाँ पे हमको कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। इनके बाद हम इनके कला और संस्कृति की अगर बात करें, कला और संस्कृति, तो इनकी लिपि थी। जैसे हमने पहले ही देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक काल में आती, जिसके बारे में लिखित जानकारी तो मिलती है, लिखा हुआ है, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इन्होंने लिखना ये जानते थे, यानी कि इनकी कोई ना कोई लिपि होगी। तो उस लिपि का नाम है क्या, भाव चित्रात्मक लिपि। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, भाव चित्रात्मक लिपि। इसी को कहा जाता है पिक्टोग्राफी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो वो थी भाव चित्रात्मक लिपि या पिक्टोग्राफी। अभी हम लिखते हैं तो ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है। तो अभी हम लिखते हैं तो यहाँ से लिखना चालू करते हैं, ऐसे 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 इधर जाते हैं। लेकिन ये जो लिपि थी वो यहाँ से चालू होती थी और ऐसे 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 इधर लिखते आते थे, यानी कि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो अभी हम यहाँ से चालू करते हैं लेफ्ट से और जाते हैं राइट में।
लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग राइट से लिखना चालू करते थे और आते थे लेफ्ट में। तो दाईं ओर से बाईं ओर लिपि जाती थी, जिसको भाव चित्रात्मक लिपि या पिक्टोग्राफी कहा जाता था, और ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इनकी जो मुहर थी, मुहरें जो थी वो सेल खड़ी से बनी होती थी। ये सेल खड़ी क्या होता है, तो सफ़ेद कलर का चिकना मुलायम पत्थर होता है, सफ़ेद चिकना मुलायम ये पत्थर होता है जिनसे इनकी मुहरें बनी होती थी। तो सफ़ेद कलर का चिकना मुलायम पत्थर होता था जिनसे इनकी मुहरें बनी होती थी, सेल खड़ी कहलाती थी। इनके जो मृद भांड थे, मृद भांड क्या होता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ये मृद भांड कहलाते हैं। तो ये लाल रंग के होते थे। इनसे भी क्वेश्चन आपका बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृद भांड थे वो कौन से रंग के होते थे। तो ये जो मृद भांड थे ये लाल रंग के होते थे, रेड वेयर। ठीक, तो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि यानी कि पिक्टोग्राफी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। मुहर जो थी वो सेल खड़ी से बनी हुई होती थी, वाइट चिकना मुलायम पत्थर होता था ये। और जो इनके मृद भांड थे ये लाल रंग के होते थे, रेड वेयर्स। ठीक, तो ये थी इनकी कला और संस्कृति। तो ये हो गया क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक लास्ट जो बच जाता है वो है क्या कि इनका पतन कैसे हुआ। जब हम हिस्ट्री को आगे पढ़ते जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का होता है पतन, और इसके बाद आती है कौन, वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता। तो इनके पतन को लेके अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि एक विद्वान है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर। ये गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि आर्यों ने क्या किया, यहाँ पे आक्रमण किया, और आर्यों के आक्रमण के कारण ही क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो पतन को लेके अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इनसे भी आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन सकता है कि कौन से विद्वान ने इनके पतन को लेके क्या बात कही थी। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि आर्यों ने यहाँ पे आक्रमण किया और इस सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अमलानंद घोष और ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष और ऑरेल स्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी खत्म हो गई। ठीक, तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर क्या कहते हैं कि आर्यों ने यहाँ पे आक्रमण किया और ये सभ्यता खत्म हो गई। अमलानंद घोष और ऑरेल स्टाइन क्या कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता एक साथ खत्म हो गई। फिर हमने देखा था जॉन मार्शल और मैके। जॉन मार्शल जो डायरेक्टर थे पुरातात्विक विभाग के, और एक और इनके साथ मैके, ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नदियों के तट पर थी। सिंधु नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, भोगवा नदी, सारी के सारे जो शहर थे वो नदियों के तट पे थे। तो जॉन मार्शल और मैके कहते हैं कि सारे के सारे नदियों में एक साथ बाढ़ आ गया और ये पूरी सभ्यता एक साथ उस बाढ़ में डूब के खत्म हो गई। ठीक, तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर क्या कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण से ये खत्म हुई। अमलानंद घोष और ऑरेल स्टाइन क्या कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से सभ्यता खत्म हो गई। जॉन मार्शल और मैके कहते हैं कि बाढ़ आ गया एक साथ और ये खत्म हो गई। दयाराम साहनी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, इन्होंने भी अपना मत दिया। दयाराम साहनी और एक थे राइक्स, इन्होंने बोला कि भूकंप आया और एक ही झटके में पूरी सभ्यता खत्म हो गई। तो यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने इनके पतन को लेके अलग अलग कारण बताए हैं। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ और उन्होंने पूरी सभ्यता को एक साथ खत्म कर दी। अमलानंद घोष और ऑरेल स्टाइन कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से ये सभ्यता का अंत हुआ। ठीक, जॉन मार्शल और मैके कहते हैं कि बाढ़ आई सारी नदियों में एक साथ और सारी सभ्यता एक साथ डूब के उसमें खत्म हो गई। और दयाराम साहनी और राइक्स कहते हैं कि भूकंप के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। तो इस तरह अलग अलग विद्वानों के मत हैं, इसको स्टेटमेंट में दे सकता है। चारों स्टेटमेंट को दे देगा, पूछेगा कौन सा सही है, तो अभी तो चारों सही हैं। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिए, यहाँ पे कर दिया अपन भूकंप और यहाँ पे कर दिया अपन बाढ़, और अब पूछा कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये भैया ये दोनों सही हैं, ये दोनों गलत हैं। अगर पूछा कौन कौन सा गलत है, तो ये दोनों गलत हैं और ये दोनों सही हैं। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, कुछ भी चीज़ ना छूटे। तो ये था कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।